तो दोस्तों, आज बात करेंगे हम वैदिक सभ्यता के बारे में कि वैदिक सभ्यता है उसका क्या काल है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से मानी है, ये या कहाँ से आए हैं और कितने भागों में बटी हुई है ये सभ्यता। और इस सभ्यता में रहने वाले लोगों का जो आर्थिक जीवन, राजनीतिक आर्थिक धार्मिक जीवन कैसा था आदि के बारे में बात करेंगे आज। तो बात करते हैं वैदिक सभ्यता के काल के बारे में। तो वैदिक सभ्यता का जो काल है वो 1500 बीसी से 1600 बीसी माना गया है। कितनी बीसी से? 1500 बीसी से 1600 बीसी तक माना गया है वैदिक सभ्यता का जो काल है, जो समय है। बात करें वैदिक सभ्यता की आगे, तो वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। पहला है पूर्व वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तुमसे कोई पूछ ले कि वैदिक काल को कितने भागों में बांटा गया है, तो दो भागों में, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। बात करें पूर्व वैदिक काल की, तो पूर्व वैदिक काल का जो समय माना गया है वो माना गया है 1500 बीसी से 1000 बीसी। 1500 बीसी से 1000 बीसी। हम जो पूर्व वैदिक काल है, इस वैदिक काल को हम ऋग्वैदिक काल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऋग्वैदिक काल। तो तुमसे पूछ ले कि वैदिक सभ्यता का कौन सा भाग ऋग्वैदिक काल कहलाता है, तो वो है पूर्व वैदिक काल, जिसका समय क्या है? 1500 बीसी से 1000 बीसी। बात करें उत्तर वैदिक काल की, तो उत्तर वैदिक काल का जो समय है वो है 1000 बीसी से 600 बीसी। ये 1000 बीसी है, ये 1000 बीसी से 600 बीसी उत्तर वैदिक काल का समय है। बात करते हैं आगे वैदिक सभ्यता की कि इसके मूल निवासी कहाँ के हैं। बात करें ये मूल निवासी कहाँ के, तो विभिन्न इतिहासकारों ने अपने अलग अलग मत दिए हैं कि इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, कहाँ से आए। इनके विभिन्न इतिहासकारों ने अपने अपने मत दिए हैं। पहला है मैक्स मूलर। क्या है? मैक्स मूलर के अनुसार ये मध्य एशिया से आए। कहाँ से आए? मध्य एशिया से। दूसरा है डॉक्टर संपूर्णानंद। डॉक्टर संपूर्णानंद के हिसाब से, या डॉक्टर संपूर्णानंद इतिहासकार के मत के हिसाब से यह आल्प्स पर्वत जो यूरेशिया में है, यूरेशिया में आल्प्स पर्वत से आए हैं। बाल गंगाधर तिलक के हिसाब से आर्कटिक उत्तरी ध्रुव, ये आर्कटिक या उत्तरी ध्रुव से आए हैं। और स्वामी दयानंद सरस्वती के हिसाब से ये तिब्बत से आए। कहाँ से आए? तिब्बत से। कोई तुमसे पूछ ले कि तिब्बत से जो वैदिक सभ्यता है उसका वैदिक सभ्यता का उद्भव तिब्बत से हुआ है, किस इतिहासकार ने माना है? वो माना है स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और आर्कटिक या उत्तरी ध्रुव से इनका जो उद्भव हुआ है वो किसने माना है? वो माना है बाल गंगाधर तिलक ने। और कोई पूछ ले कि आल्प्स पर्वत से किसने इनका उद्भव माना है, तो वो माना है डॉक्टर संपूर्णानंद ने। और मध्य एशिया से किसने माना है? मैक्स मूलर ने। बात करें आगे इसकी जानकारियों की कि इनकी जानकारी किन किन स्रोतों से प्राप्त हुई है। तो वैदिक जो सभ्यता है उसकी जानकारी के स्रोत, तो इसके जो साहित्यिक स्रोत और प्रातात्विक स्रोत दोनों प्राप्त हुए हैं। बात करें प्रातात्विक स्रोतों की, तो प्रातात्विक स्रोतों में बोगोजगोई अभिलेख। कौन सा अभिलेख? बोगोजगोई अभिलेख, जो मध्य एशिया का अभिलेख है। कहाँ का? मध्य एशिया का अभिलेख है। और यह 1400 बीसी, कितने? 1400 बीसी समय का है। यह प्राचीनतम अभिलेख है। इस अभिलेख से भारतीय देवताओं का उल्लेख मिला है, जैसे इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य। इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य। तो पूर्व वैदिक काल से मिले हैं गौरिक मृदभांड और चित्रदूसर मृदभांड। पूर्व वैदिक काल से क्या मिले हैं? गौरिक मृदभांड मिले हैं। और उत्तर वैदिक काल से चित्रदूसर मृदभांड, मतलब चित्र बने हुए, वो चित्र से बने हुए। बात करते हैं साहित्यिक स्रोतों की। ये तो हो गए प्रातात्विक स्रोत। प्रातात्विक स्रोत कौन से हैं? बोगोजगोई अभिलेख से इसके क्या जानकारी प्राप्त होती है। बात करते हैं साहित्यिक स्रोतों की। साहित्यिक स्रोतों की बात करते हैं कि साहित्यिक स्रोत
में क्या क्या जानकारी प्राप्त हुई। तो इसमें वेदों का निर्माण हुआ है। जो साहित्यिक स्रोत हैं इसमें वेदों का निर्माण हुआ है, और वेद होते हैं हमारे 4। कितने होते हैं? 4। तो 4 कौन कौन से हैं? पहला है ऋग्वेद। कौन सा है? ऋग्वेद। ऋग्वेद की बात करें, यह सबसे बड़ा एवं प्राचीनतम वेद है। यह सबसे बड़ा एवं प्राचीनतम वेद है। इसके संकलनकर्ता कौन है? कृष्णद्वैपायन व्यास। कोई तुमसे पूछे कि ऋग्वेद के संकलनकर्ता कौन है, तो वो हैं कृष्णद्वैपायन वेद व्यास। और बात करें ऋग्वेद की आगे, तो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं, और 1028 सूक्त, जिन्हें हम कहते हैं मंत्र हैं। तो कोई तुमसे पूछ ले कि किस वेद में 10 मंडल व 1028 मंत्र हैं या सूक्त हैं, तो वो कौन से में है? ऋग्वेद में। कौन से में है? ऋग्वेद में। बात करें आगे, प्रथम मंडल एवं 10 मंडल सबसे नया है। कौन सा? कोई पूछ ले कि ऋग्वेद के जो 10 मंडल हैं उनमें सबसे नया कौन सा है, तो वो है प्रथम मंडल और 10वां मंडल। ये नए क्यों हैं? क्योंकि इनको बाद में जोड़ा गया है। बात करें गायत्री मंत्र की, तो गायत्री मंत्र तृतीय मंडल में मिलता है। ऋग्वेद के तृतीय मंडल में क्या मिलता है? गायत्री मंत्र मिलता है। गायत्री मंत्र रचयिता कौन है? विश्वामित्र। कौन है? विश्वामित्र। बात करें आगे कि 7वें मंडल में दशराज युद्ध का क्या मिलता है? विवरण मिलता है। तो कोई तुमसे पूछ ले कि ऋग्वेद की 7वें मंडल में किसका विवरण मिलता है, तो दशराज युद्ध का विवरण मिलता है। बात करें आगे, बात करें नवें मंडल की, तो जो ऋग्वेद है उसके नवें मंडल में सोम देवता का वितरण मिलता है। किस देवता का? सोम देवता का। कोई तुमसे पूछ ले कि सोम देवता का वितरण किस मंडल में मिलता है, तो वो नवें मंडल में मिलता है। बात करें 10वें मंडल में, 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था का वितरण मिलता है, या वर्ण व्यवस्था का वर्णन मिलता है। तो कोई तुमसे पूछ ले कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10। कितने मंत्र हैं? 1028। कोई तुमसे पूछ ले कि इसका नया जो ऋग्वेद है उसके जो 10 मंडल हैं उनमें सबसे नए कौन से हैं, तो प्रथम और 10वां। पहला और 10वां मंडल क्या है? नया है, क्योंकि ये सबसे बाद में जोड़े गए हैं। कोई पूछ ले कि गायत्री मंत्र ऋग्वेद के कौन से मंडल में है, तो वो है तृतीय मंडल में। किस मंडल में? तृतीय मंडल में। कोई पूछ ले कि विश्वामित्र के द्वारा लिखा गया, तो वो लिखा गया गायत्री मंत्र। कौन सा मंत्र? गायत्री मंत्र। या तुमसे पूछ ले कि गायत्री मंत्र रचयिता कौन है, तो वो है विश्वामित्र। आगे बात करें वेद की, तो दूसरा वेद है सामवेद। कौन सा वेद है? सामवेद। पहला था ऋग्वेद, दूसरा है सामवेद। बात करें सामवेद की, तो इस वेद को संगीत वेद कहा जाता है। कौन सा वेद कहा जाता है? संगीत वेद। देखो, सा से सामवेद और सा से संगीत, तो हम इसे याद कर सकते हैं, सा से सामवेद और सा से संगीत। तो इस वेद को संगीत वेद कहा जाता है। जिन मंत्रों को गाया जा सकता था उनको सामवेद में रखा गया है। कहाँ रखा गया है? सामवेद में। इसीलिए इसे कौन सा वेद कहते हैं? संगीत वेद भी कहते हैं। इस वेद में सर्वप्रथम स्वरों का प्रयोग हुआ। कोई तुमसे पूछ ले कि किस वेद में सर्वप्रथम स्वरों का प्रयोग हुआ, तो वो हुआ था सामवेद में। और सामवेद और अन्य किस नाम से जानते हैं? संगीत वेद के नाम से भी जानते हैं। बात करें आगे यजुर्वेद। किस वेद की? यजुर्वेद। तो जो यजुर्वेद है, इस वेद में यज्ञ की विधियों का वर्णन मिलता है। किसका? यज्ञ की। देखो, या से यज्ञ और या से यजुर्वेद, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि यजुर्वेद में किसका वर्णन मिलता है? यज्ञों का। सामवेद में संगीत का, यजुर्वेद में यज्ञों का। तो यजुर्वेद यज्ञ विधियों का वर्णन मिलता है। बात करें आगे इसी में, तो इसमें जो यजुर्वेद है इसमें गद्य व पद्य वेद भी कहा जाता है। कोई तुमसे पूछ ले गद्य व पद्य वेद किसे कहा जाता है, तो वो यजुर्वेद को कहा जाता है। बात करें लास्ट वेद की, तो वो है अथर्ववेद। बात करें अथर्ववेद की कि अथर्ववेद है उसमें क्या होता है, तो जो अथर्ववेद है इसमें जादू टोना व वशीकरण आदि का वेद माना जाता है। तुमसे कोई पूछ ले कि जादू टोना व वशीकरण का वेद किसे माना जाता है, तो वो माना जाता है अथर्ववेद को। आप बात करें इस वेद की आगे कि इस वेद में ब्रह्मवेद मतलब श्रेष्ठ वेद कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? श्रेष्ठ वेद। तुमसे कोई पूछ ले कि गायत्री मंत्र के जो रचयिता है वो कौन है, तो वो कौन है?
विश्वामित्र। तुमसे कोई पूछ ले कि ऋग्वेद में जो 10 मंडल हैं या ऋग्वेद की संकलनकर्ता कौन है, तो कृष्ण द्वैपायन व्यास। तुमसे कोई पूछ ले कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, तो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। कितने सूक्त व कितने मंत्र हैं, तो 1028 मंत्र हैं। ऋग्वेद है उसका कौन कौन सा मंडल नया है, तो पहला और 10वां मंडल नया है क्योंकि उसको बाद में जोड़ा गया है। पूछे कि तुमसे सामवेद में किसका वर्णन है, तो सामवेद में संगीत का वर्णन है। किसका वर्णन है? संगीत का। स्वरों का सर्वप्रथम प्रयोग सामवेद में ही हुआ है। बात करते हैं आगे यजुर्वेद की। तो जो यजुर्वेद है, यजुर्वेद यज्ञ विधियों का वेद है। किसका वेद है? यज्ञ विधियों का। बात करते हैं अथर्ववेद की। तो इसमें जादू टोना व वशीकरण आदि का वेद है व यह श्रेष्ठ वेद भी कहा जाता है इसे। बात करते हैं आगे कि वेद पढ़ने वाले और उपवेद की जो वेद होते हैं वो कौन कौन से हैं और वेदों को पढ़ने वाले क्या कहलाते हैं, और उपवेद और इन उपवेदों के उपवेद क्या क्या हैं। वेद पढ़ने वाले और उपवेद की वेदों को पढ़ने वालों को क्या कहते हैं, तो पहला है ऋग्वेद। कौन सा? ऋग्वेद। ऋग्वेद को पढ़ने वालों को कहते हैं होत्र। क्या कहते हैं? होत्र। कोई तुमसे पूछे कि ऋग्वेद के जो ऋग्वेद को पढ़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं? होत्र। और ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है? आयुर्वेद। जो हमारे इंडिया में जो आयुर्वेद है वो किसका ही उपवेद है? वो ही ऋग्वेद का ही उपवेद है। बात करें आगे सामवेद की। जो सामवेद है उसको पढ़ने वालों को कहते हैं उद्गाता। क्या कहते हैं? उद्गाता। क्या कहते हैं? उद्गाता। और जिसका जो उपवेद है वो गंधर्व वेद है। कौन सा वेद है? गंधर्व वेद। बात करें तीसरा यजुर्वेद। जो यजुर्वेद है उसके पढ़ने वालों को कहते हैं अथर्वयु। क्या कहते हैं? अथर्वयु। और इसका उपवेद है अनुर्वेद। क्या है? अनुर्वेद। आयुर्वेद, गंधर्व वेद और अनुर्वेद। बात करें तीसरा है जो अथर्ववेद है उसको पढ़ने वालों कहते हैं ब्रह्मा। क्या कहते हैं? ब्रह्मा। और उसका जो उपवेद है वो है शिल्प वेद। कौन सा है? शिल्प वेद। काल। बात करें पूर्व वैदिक काल की। तो पूर्व वैदिक काल जो इसका काल माना गया है, पूर्व वैदिक का काल का समय माना गया है सभ्यता का। जो वैदिक सभ्यता है उसके 2 भाग थे, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। जो पूर्व वैदिक काल है उसका प्रथम भाग है, जो उसका समय माना गया है वो माना गया है 1500 BC से 1000 BC। क्या माना गया? 1500 BC से 1000 BC। बात करें राजनीतिक जीवन का कि जो पूर्व वैदिक काल के समय जो लोग थे उनका राजनीतिक जीवन क्या था। बात करें राजनीतिक जीवन की तो यहाँ कबीलाई जीवन था। कैसा? कबीलाई जीवन था। कबीलाई जीवन को चलाने के लिए राजन, जिसे कहते हैं हम राजा, कौन होता था? राजा होता था। बात करें तुमसे कोई पूछ ले कि कबीलाई जीवन को चलाने के लिए कौन होता था, तो राजन होता था, जिसे क्या कहते हैं हम? राजा कहते हैं। बात करें आगे जो राजन है, जो राजा है उसके द्वारा शासन चलाने के लिए कुछ संगठन हुआ करते थे। मतलब जो कबीलाई जीवन था जिसको राजन चलाया करते थे, राजा चलाया करते थे। और उस शासन को चलाने के लिए उन राजन या राजाओं द्वारा कुछ संगठन बनाए जाते थे या संगठन हुआ करते थे। और जैसे वो संगठन है पहला है समिति आम लोगों की सभा होती थी। क्या होती थी? आम लोगों की सभा। दूसरा होता था सभा। तीसरा होता था विदत और तीसरा होता था गढ़। समिति, सभा, विदत और गढ़। समिति आम लोगों की सभा होती थी। सभा पढ़े लिखे लोगों की थी। किसकी थी? पढ़े लिखे लोगों की सभा थी। तीसरा विदत, लूट का जो ये लूट करते थे, जिस लूट के सामान का जो बंटवारा होता था वो किस सभा में होता था या किस संगठन में होता था, वो होता था विदत में। गढ़ कुलीनों की सभा हुआ करती थी। किसकी? कुलीनों की। कोई तुमसे पूछे कि जो वैदिक सभ्यता है उसमें जो लूट के सामान का बंटवारा होता था वो कौन सा संगठन था, तो वो था विदत। कौन सा? विदत। कोई तुमसे पूछ ले कि आम लोगों की सभा कौन सी थी? समिति। कौन सी? समिति। बात करें आगे वैदिक सभ्यता के प्रथम भाग पूर्व वैदिक काल की। तो जो पूर्व वैदिक काल का जो राजनीतिक जीवन है उसमें आगे बात करें कि यहाँ जो राजा हुआ करते थे
तो उनकी सहायता के लिए यहाँ कुछ अधिकारियाँ हुआ करते थे। कौन हुआ करते थे? अधिकारी, जिन्हें हम कहते थे रत्निन। क्या कहते थे? रत्निन। मतलब राजाओं के लिए जो अधिकारी हुआ करते थे उन्हें हम क्या कहते थे? रत्निन। क्या कहा करते थे? रत्निन। इनमें प्रमुख अधिकारी हुआ करते थे पुरोहित, सेनानी, पूर्व आदि अधिकारी, जो राजा की क्या करते थे? सहायता करते थे। बात करें आगे, सेना नियमित नहीं थी। मतलब सेना नियमित नहीं थी कि ये हमारी सेना है। आक्रमण के समय जब हमें लगता कि अब युद्ध होने वाला है या कोई हम पे आक्रमण करने वाला है, तो उसी टाइम क्या बनाई जाती थी? सेना बनाई जाती थी। बलिकर, एक बलिकर होता था, जैसे लोग अपनी स्वेच्छा से दिया करते थे। क्या होता था? बलिकर, जैसे क्या करते थे? लोग अपनी स्वेच्छा से दिया करते थे। और न्याय का उल्लेख भी मिला है कि इसमें राजनीतिक जीवन में पूर्व वैदिक काल के राजनीतिक जीवन में न्याय का उल्लेख भी मिला है। बात करें पूर्व वैदिक काल के सामाजिक जीवन की, जो पूर्व वैदिक काल है उसमें सामाजिक जीवन कैसा था। बात करें सामाजिक जीवन की, तो जो सामाजिक जीवन है उसमें समाज समतावादी था, मतलब बिना भेदभाव वाला था। किसमें? पूर्व वैदिक काल में। तो पूर्व वैदिक काल में, वैदिक सभ्यता के पूर्व वैदिक काल में जो सामाजिक जीवन था वो बिना भेदभाव वाला था। वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी। किस पर आधारित थी? कर्म पे, कि कोई जो व्यक्ति जो काम करेगा उसी आधार पर उनका क्या होगा? वर्ण व्यवस्था होगी, या उनका वही धर्म, वही उनकी जाति होगी। यह ऋग्वेद की 10वें मंडल में मिलता है। इसके बारे में ऋग्वेद की कौन से मंडल में मिलता है? 10वें में। तो बात करें आगे कि दास प्रथा का प्रचलन था। किसका? दास प्रथा का प्रचलन था। यहाँ पितृसत्तात्मक व्यवस्था थी। कैसी? पितृसत्तात्मक व्यवस्था। कोई तुमसे पूछ ले कि जो वैदिक सभ्यता का जो पूर्व वैदिक काल है उसमें कौन सी व्यवस्था थी, तो उसमें पितृसत्तात्मक व्यवस्था थी। बात करें आगे कि स्त्रियों को प्राप्त अधिकार। स्त्रियों को कौन कौन से अधिकार प्राप्त थे? तो पहला, दहेज प्रथा नहीं थी, बाल विवाह नहीं था, और पुनर्विवाह का भी अधिकार था। किस किस का था? दहेज प्रथा नहीं थी, बाल विवाह नहीं था, और पुनर्विवाह का भी अधिकार था। बात करें आगे कि जो लोग थे, लोग कैसे थे? तो लोग शाकाहारी व मांसाहारी दोनों प्रकार के थे। शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के थे। बात करें आगे कि जो मनोरंजन थे, मनोरंजन के सामान क्या क्या थे? तो वो पासा और नृत्य, ये दो क्या थे? मनोरंजन के सामान थे, साधन थे। बात करें आगे जो पूर्वी वैदिक काल है, तो जो पूर्व वैदिक काल है उसका जो आर्थिक जीवन था, वो आर्थिक जीवन कैसा था? बात करें आर्थिक जीवन की, तो आर्थिक जीवन में अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार था पशुपालन। क्या था? पशुपालन। कोई तुमसे पूछ ले कि जो वैदिक सभ्यता है उसको कितने भागों में बांटा गया था? 2 भागों में। पहला कौन सा था? पूर्व वैदिक काल, और दूसरा कौन सा था? उत्तर वैदिक काल। तो जो पूर्व वैदिक काल था उसमें जो अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार था वो क्या था? पशुपालन। और जो उत्तर वैदिक काल है उसमें आगे पढ़ेंगे, वैसे मैं बता दूं, उत्तर वैदिक काल में था कृषि। क्या था? कृषि। प्रथम था कृषि और दूसरा था पशुपालन। और जो पूर्व वैदिक काल है उसमें क्या है? बस पशुपालन। क्या है? पशुपालन। तो गाय का महत्व अधिक था, पशुपालन था, तो इसलिए यहाँ पर क्या था? गाय का महत्व अधिक था। गाय को अदन्ना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अदन्ना कहा जाता है। इसका प्रयोग 176 बार ऋग्वेद में हुआ है। कोई तुमसे पूछ ले कि ऋग्वेद में जो गाय के लिए अदन्ना शब्द का प्रयोग कितने बार हुआ है? 176 बार हुआ है। किसमें? ऋग्वेद में। बात करें आगे तो घोड़े का प्रयोग रथ के लिए किया जाता था। कब? पूर्व वैदिक काल में। बात करें आगे कृषि, तो कृषि का महत्व पूर्व वैदिक काल में कम था। क्या था? कम था। कृषि का महत्व पूर्व वैदिक काल में कम था। इसके लिए ऋग्वेद में 24 मंत्र हैं। कितने मंत्र हैं? 24 मंत्र हैं। कोई तुमसे पूछे ऋग्वेद में 24 मंत्र किसके हैं? कि कृषि का पूर्व वैदिक काल में महत्व कम था। बात करें आगे
कि उद्योग सीमित थे। उद्योग क्या थे? सीमित थे। व्यापार विनिमय मतलब वस्तु विनिमय के द्वारा किया जाता था। अब आगे बात करें आगे आर्थिक जीवन की, तो यहाँ मुद्रा की खोज नहीं हुई थी। किसकी खोज नहीं हुई थी? मुद्रा की खोज नहीं हुई थी। और जो उसमें जो था पूर्व वैदिक काल में केवल आंतरिक व्यापार था। क्या था? आंतरिक व्यापार था, कोई बाहरी व्यापार नहीं था। बात करें आगे जो धार्मिक जीवन है, जो पूर्व वैदिक काल है उसका जो धार्मिक जीवन है वो कैसा था? तो धार्मिक जीवन की बात करें, इसमें प्राकृतिक पूजन एवं बहुत देववादी थे। कौन थे? प्राकृतिक पूजन और एवं बहुदेववादी थे। देवताओं की श्रेणी, कुछ देवता दिए गए हैं, मैं उनको अभी बता। देवताओं की श्रेणी, पहले ये तो हैं अंतरिक्ष के देवता, ये हैं पृथ्वी के देवता और ये हैं आकाश के देवता। बात करें पहले अंतरिक्ष के देवताओं की, तो अंतरिक्ष के देवता पहले हैं इंद्र, मारुत, रुद्र और वायु। इंद्र, मारुत, रुद्र और वायु ये क्या हैं? अंतरिक्ष के देवता हैं। कहाँ के देवता हैं? अंतरिक्ष के देवता हैं। पृथ्वी के देवता अग्नि, सोम, पृथ्वी और बृहस्पति। अग्नि, सोम, पृथ्वी और बृहस्पति ये कहाँ के देवता हैं? पृथ्वी के। बात करें आकाश के, तो आकाश के देवता कौन कौन से हैं? सूर्य, वरुण, उषा और सविता। तो ये कहाँ के हैं? और एक विष्णु, ये कहाँ के हैं? आकाश के। कोई तुमसे पूछ ले कि अंतरिक्ष के देवताओं के नाम कौन कौन से हैं, तो अंतरिक्ष के इंद्र, मारुत, रुद्र और वायु। इंद्र, मारुत, रुद्र और वायु। कोई पूछ ले पृथ्वी के, तो पृथ्वी के हैं अग्नि, सोम, पृथ्वी और बृहस्पति। आकाश के पूछ ले कोई, सूर्य, वरुण, ऊष्मा, सविता और विष्णु। बात करें आगे देवताओं की, तो सबसे प्रमुख जो देवता है वो है इंद्र। कौन से हैं? इंद्र। और इंद्र कौन कहाँ के देवता हैं? अंतरिक्ष के। जो इंद्र हैं उन्हें हम पुरंदर कहते हैं। क्या कहते हैं? पुरंदर। और पुरंदर का मतलब होता है किले जीतने वाला। कौन? किले को फतेह करने वाला, किले को जीतने वाला। इसके लिए ऋग्वेद में 250 250 क्या हैं? श्लोक हैं। बात करें आगे अग्नि की, जो अग्नि देवता हैं वो है मध्यस्थ देवता हैं। कौन से देवता हैं? मध्यस्थ देवता हैं। इनके लिए 200 श्लोक हैं ऋग्वेद में। बात करें आगे वरुण की, तो वरुण वर्षा के देवता हैं। किसके? वर्षा के देवता हैं। सविता, बात करें सविता की, तो सविता चमकता सूर्य। कौन है? चमकता सूर्य। और यह गायत्री मंत्र से संबंधित है। किससे? गायत्री मंत्र से। बात करें सोम की, तो सोम वनस्पति के देवता हैं। किसके? वनस्पति के देवता हैं। बात करें आगे मित्र की, तो मित्र उगता सूर्य किसके लिए? किसके देवता हैं? उगते सूर्य के लिए देवता हैं। अब बात करते हैं उत्तर वैदिक काल की। किसकी? उत्तर वैदिक काल की। अभी बात की थी हमने पूर्व वैदिक काल की, क्योंकि जो वैदिक सभ्यता है उसको दो भागों में बांटा गया है, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल की बात कर ली है, अब बात करेंगे उत्तर वैदिक काल की। तो उत्तर वैदिक काल का जो समय माना गया वो माना गया 1000 BC से 600 BC, और उसका माना गया है 1500 BC से 1000 BC। 1500 BC से 1000 BC किसका है? पूर्व वैदिक काल का। और 1000 BC से 600 BC किसका है? वो है उत्तर वैदिक काल का। किसका है? उत्तर वैदिक काल का। अब बात करते हैं आगे हम उत्तर वैदिक काल में। तो इसमें एक महत्वपूर्ण है कि इसमें जो उत्तर वैदिक काल है इसमें लोहे की क्या हुई थी? खोज हुई थी। मतलब लोहे की खोज, जिससे संपूर्ण व्यवस्था को प्रभावित किया। जिसने क्या किया? संपूर्ण व्यवस्था को या अर्थव्यवस्था को क्या किया? इसने प्रभावित किया। कोई पूछ ले कि लोहे की खोज किसमें हुई, तो उत्तर वैदिक काल में। बात करें इसके राजनीतिक जीवन की। किसकी? राजनीतिक जीवन की। राजनीतिक जीवन की बात करते हैं, तो जो राजनीतिक जीवन है वो कबीले को जन कहा गया। क्या कहा गया? जन। कबीले को जन कहा गया। और कई कबीले मिलकर क्या बने? जनपद बने। क्या बने? जनपद। जैसे भरत जन और पुरु जन को मिलाकर क्या बना? कुरु जनपद। क्या बना? कुरु जनपद। मतलब कबीले हुआ करते थे और कबीलों को जन कहते थे, और कई जन मिलकर क्या बने? जनपद मिले। भरत जन प्लस
पुरुष जन बराबर क्या हो गए, कुरु जनपद। मतलब ये जब दोनों आपस में मिल गए तो क्या बन गया, कुरु जनपद। बात करें आगे राजनीतिक जीवन में, तो राजा के अधिकार शक्ति में परिवर्तन हो गए। किसमें, शक्ति में परिवर्तन हो गए। आगे जो राजा का शासन था वो वंशानुगत हो गया कि राजा का जो बेटा है वही क्या बनेगा, आगे राजा बनेगा। किस काल में, उत्तर वैदिक काल में, और पूर्व वैदिक काल में ऐसा नहीं था। बात करें आगे, इसकी वजह से जो संगठन थे, समिति और सभा जैसे, उनका महत्व क्या हो गया, कम हो गया। क्या हो गया, महत्व कम हो गया। और जो राजा के लिए जो अधिकारी जिन्हें हम कहते थे रत्निन, जो रत्निन हुआ करते थे, उनकी संख्या 7 से बढ़ाकर क्या कर दी, 17 कर दी। कितनी कर दी, 17 कर दी। और जो कर था, जो बलि कर, जो पूर्व वैदिक काल में जो लोग अपनी स्वेच्छा से बलि कर दिया करते थे, वो कर यहाँ पे क्या कर दिया, नियमित कर दिया गया कि वो कर अब आपको देना ही देना है। बात करें आगे सेना की, तो सेना एवं न्याय भी अभी पूर्ण व्यवस्थित नहीं था। जैसे पूर्व वैदिक काल में था, वैसे ही उत्तर वैदिक काल में भी न्याय और सेना का कोई पूर्ण व्यवस्थित नहीं थी, ये पूर्ण व्यवस्थित नहीं थी। वही जब आक्रमण के समय इनको क्या करते थे, नियमित करते थे। बात करें आगे उत्तर वैदिक, तो उत्तर वैदिक काल का जो सामाजिक जीवन था वो कैसा था। अभी देखा हमने राजनीतिक जीवन, अब देखते हैं हम सामाजिक जीवन की। तो जो सामाजिक जीवन में उसमें वर्ण व्यवस्था स्थापित हो गई। क्या हो गई, वर्ण व्यवस्था स्थापित हो गई। और पूर्व वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था स्थापित नहीं थी, और वहाँ कर्म के आधार पर ही क्या था, वर्ण व्यवस्था स्थापित था कि जो व्यक्ति जो काम करेगा उसका वही वर्ण होगा। और लेकिन जो उत्तर वैदिक काल था उसमें जैसे राजा वंशानुगत हो गया, उसी प्रकार सामाजिक जीवन में वर्ण व्यवस्था भी स्थापित हो गई कि ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय, और ये वैश्य, और ये शूद्र है। बात करें आगे कि जो उत्तर वैदिक काल है उसमें आश्रम व्यवस्था की शुरुआत हुई। किसकी, आश्रम व्यवस्था की। तो आश्रम 4 प्रकार के हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ और सन्यासी। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी। बात करें इनकी उम्र की, जो ब्रह्मचार्य है वो 1 से लेकर 25 वर्ष, 1 से लेकर 25 वर्ष के जितने भी होते हैं वो कौन होते हैं, ब्रह्मचार्य। गृहस्थ 25 से 50, वानप्रस्थ 50 से 75 और सन्यास 75 से 100। और तुमको पता है अधिकतर जो व्यक्ति की जो उम्र क्षमता होती है जीने की वो होती है 100। बात करें आगे, जो सबसे श्रेष्ठ आश्रम था उसको माना है हमने गृहस्थ आश्रम को सबसे श्रेष्ठ आश्रम माना है। बात करते हैं आगे, जो विदित और समिति जैसी संगठन थे उनमें भागीदारी खत्म कर दी। जो आम लोग थे उनको जो बंटवारा हुआ करता है लूट के सामान का विदित में, और समिति की जो आम लोगों की सभा थी उसमें जो आम लोग थे उनकी भागीदारी क्या करती, समाप्त कर दी, खत्म कर दी। बात करें आगे पर्दा प्रथा की। बात करें आगे कि जो पर्दा प्रथा थी, और पर्दा प्रथा जैसे कि पूर्व वैदिक काल में जो पर्दा प्रथा थी, पर्दा प्रथा वहाँ पे नहीं थी, लेकिन यहाँ पे उत्तर वैदिक काल में पर्दा प्रथा क्या हो गई, शुरू हो गई। लेकिन जो दास प्रथा थी वो पूर्व वैदिक काल के ही समान थी। कैसे थी, पूर्व वैदिक काल के ही समान थी। बात करें आगे भोजन की, तो जो भोजन है वो भोजन यहाँ पे भी शाकाहारी व मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन खाने वाले मिलते हैं उत्तर वैदिक काल में भी। बात करें मनोरंजन के साधन, वहाँ पे थे तो वहाँ पे थे पासा और नृत्य, और यहाँ पे थे शराब और खेल प्रतियोगिताएं। और पूर्व वैदिक काल में थी नृत्य और पासा। बात करें आगे विवाह की, तो विवाह 2 प्रकार के होते थे, अनुलोम और प्रतिलोम। अनुलोम का मतलब पुरुष उच्च जाति और स्त्री निम्न जाति की होती थी तो उस विवाह को कहते थे अनुलोम, और प्रतिलोम पुरुष निम्न जाति और स्त्री उच्च जाति की होती थी तो उसे कहते थे हम प्रतिलोम। बात करते हैं उत्तर वैदिक काल के आर्थिक जीवन की, उनका आर्थिक जीवन कैसा था। तो बात करें आर्थिक जीवन की, तो प्रमुख व्यवसाय था कृषि। क्या था, कृषि। और जैसा कि हमने बताया कि जो वैदिक सभ्यता का जो
पूर्व वैदिक काल था उसमें जो व्यवसाय का जो प्रथम प्रमुख व्यवसाय था वो था पशुपालन। और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे क्या है, कृषि। कृषि क्यों? क्योंकि यहाँ पे लोहे की खोज हो गई थी, जिससे कि यहाँ पे कृषि करना क्या हो गया, आसान हो गया। जैसा कि यहाँ बताया गया है कि काठक संहिता में 24 बैल वाले हल का वर्णन मिला है। किसका? हल का। जो तुम्हें पता है हल का वर्णन 24 बैलों वाले हल का वर्णन कहाँ मिला है? काठक संहिता में। और जो हल का प्रयोग किस लिए करते हैं? कृषि के लिए। और कृषि किस लिए यहाँ पे आसान हो गई? क्योंकि यहाँ पे लोहे की खोज हो गई थी। किसकी खोज हो गई थी? लोहे की। बात करें आगे, दूसरा प्रमुख व्यवसाय क्या है? तो दूसरा प्रमुख व्यवसाय है पशुपालन। क्या है? पशुपालन। बात करते हैं आगे अधिअवशेष। किसकी? अधिअवशेष। तो अधिअवशेष क्या होता है? तो अधिअवशेष होता है कि प्रयोग के बाद बची हुई वस्तुएं, कि जैसे कोई वस्तु हमने उगाई, जैसे हमने चावल उगाए और चावल में से हमने कुछ चावल तो प्रयोग कर रहे लेकिन कुछ बचे, तो जो बचे हुए चावल उनको कहते हैं अधिशेष। क्या कहते हैं? अधिशेष। इससे उद्योगों का एवं व्यापार का विकास हुआ। जैसे हमारी जो वस्तुएं बची थी हम उनको उनका व्यापार करने लगे, उनको बेचने लगे, तो इससे क्या हुआ? यहाँ पे व्यापार का क्या होगा? यहाँ पे विकास हुआ। क्या हुआ? व्यापार का विकास हुआ। लेकिन सिक्के का प्रचलन यहाँ भी नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? सिक्के का प्रचलन यहाँ भी नहीं हुआ। लेकिन विदेशी व्यापार के परिणाम मिले हैं। विदेशी व्यापार के प्रमाण मिले हैं। इससे नगरीयता के प्रारंभ हुआ। किसका प्रारंभ हुआ? नगरीयता का प्रारंभ हुआ। बात करते हैं आगे जो उत्तर वैदिक काल है उसके धार्मिक जीवन की, कि धार्मिक जीवन में क्या क्या है। बात करते हैं धार्मिक जीवन की, तो धार्मिक जीवन में यज्ञ कर्म कांडों का महत्व बढ़ गया। यज्ञ और कर्म कांडों का महत्व बढ़ गया क्योंकि यहाँ क्षत्रिय और ब्राह्मण का दौर चालू हो गया था। क्या हो गया था? दौर चालू हो गया था। प्रमुख देवता प्रजापति सृजन। प्रमुख देवता कौन थे? प्रजापति सृजन। विष्णु पोषण एवं रक्षक के देवता थे। रुद्र पशुओं के देवता थे। वरुण जल के देवता और पूषण शूद्रों के देवता थे। ये था उत्तर वैदिक काल का धार्मिक जीवन। बात करें आगे उत्तर वैदिक काल की, तो उत्तर वैदिक काल में जब जो वंश था वो वंशानुगत हो गया। वंशानुगत होने की वजह से वहाँ पे कुछ यज्ञ किए जाते थे, जैसे राजसूय यज्ञ, वाजपेय यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ। राजसूय यज्ञ, वाजपेय यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ। जो राजसूय यज्ञ था वो राजा बनने के समय अपनी प्रतिष्ठा को दिखाने के लिए किया जाता था। और जो वाजपेय यज्ञ था वो अपनी शक्ति के प्रदर्शन के लिए किया जाता था, कि हम राजा हैं। उसकी अपनी शक्ति को दिखाने के लिए वाजपेय यज्ञ किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ अपने राज्य विस्तार के लिए जो यज्ञ किया जाता था वो किया जाता था अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ में क्या होता था कि कोई भी राजा एक यज्ञ करता और यज्ञ के समय घोड़े को भेज देता था, और जो घोड़ा जहाँ यहाँ जाता वो एरिया उसका हो जाता था। अगर वो उसको कोई रोकता तो वो फिर उनमें दोनों में क्या होती, दोनों में युद्ध होता और वो जीतता। और ऐसे वो क्या करते थे? अश्वमेध यज्ञ के द्वारा अपने राज्य का विस्तार करते थे। बात करें आगे कि जो ये यज्ञ थे, जो तीनों यज्ञ थे, राजसूय यज्ञ, वाजपेय यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ, इन तीनों यज्ञों में कर्मकांड एवं बलि की प्रधानता थी। वैदिक सभ्यता की। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।